रात का भयानक सन्नाटा चारों तरफ फैल चुका था और हर सू मौत की सी खामोशी छाई हुई थी। इंसान ही क्या, सब चरिंद परिंद अपने अपने ठिकानों और घरों में ख्वाबे खरगोश के मजे लूट रहे थे। माहौल में वहशतनाक चुप सी तारी थी, मगर फिर भी कभी जंगलों और दीगर हशरात की आवाजें माहौल में सनसनी पैदा कर देती थी। खामोशी का जादू थोड़ी देर बाद फिर हावी हो जाता। उस दिन चांद भी नहीं निकला था। चांद की आखिरी तारीखें थीं। सब अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चों को सीनों से लगाए हुए तमाम जानदार आराम कर रहे थे। ऐसे में अचानक कब्रिस्तान की 10 फीट ऊंची दीवार से एक नकाबपोश ने दीवार से कब्रिस्तान की चारदीवारी के अंदर छलांग लगाई। इस बार कुछ आवाज ज्यादा निकली तो कब्रिस्तान के हशरात ने इस आवाज को सुना और खामोशी को तोड़ डाला। वो चीखने लगे। भयानक आवाजें कब्रिस्तान में गूंजने लगीं। इसी दौरान दूसरा नकाबपोश कब्रिस्तान में कूदा। दोनों वहीं जमकर खड़े हो गए। फिर दोनों नकाबपोशों ने एहतियातन इधर उधर देखा, जैसे ये यकीन कर रहे हो कि उनको किसी ने देखा तो नहीं, उन्हें इस कब्रिस्तान में छलांगे लगाते किसी ने देख तो नहीं लिया। थोड़ी देर तक इत्मीनान कर लेने के बाद उन्होंने दीवार पर हाथ मारा तो उनके हाथ में एक कुदाल आ गई, जो उन्होंने शायद नकब लगाते वक्त दीवार पर रखी थी। कुदाल हाथ में आने के बाद एक नकाबपोश तेजी से कब्रों को फैलाने लगा और एक सिमत में चलता चला गया। दूसरे नकाबपोश ने उसकी पैरवी में कदम आगे बढ़ाए। हाथ में कुदाल की मदद से कब्रों के इर्द गिर्द मौजूद कीकर के कांटों से खुद को बचाता हुआ वो उसके साथ साथ चलने की कोशिश में मसरूफ था। मगर अगले नकाबपोश की रफ्तार काफी ज्यादा थी और उसके हिसाब से वो तकरीबन दौड़ ही रहा था। चलते चलते हुए वो एक ताजा कब्र के पास आकर रुक गए। ताजा से कब्र के पास खड़े हुए पिछला नकाबपोश गिरता पड़ता उसके पास आकर ठहर गया। सख्त सर्दी के बावजूद उसे पसीना आ गया था। उसने नकाब उतारा जिससे उसने खुद के चेहरे को ढांप रखा था। उसको उतार कर दोबारा पहना और एक ठंडा सांस लिया। यही कब्र है जिसे आज दफनाया गया है? पहले ने पूछा। क्या यही कब्र है जिसे आज दफनाया गया है? पहले ने दूसरे से पूछा। दूसरे ने कहा, हाँ यही कब्र है। गोया उसने उसकी बात की तस्दीक की। अच्छी तरह तसल्ली कर ली ना तुमने? पहला जरा तेज आवाज में बोला। हाँ, मैं खुद यहां आया था जनाजे के साथ और कब्र मुकम्मल होने तक इधर ही था। मुझे यकीन है कि यही कब्र है। निशानियां जो मैंने जहन में रखी थी वो भी इसी कब्र की तरफ इशारा करती हैं। उसने इधर उधर देखते हुए कहा। अब खोदो भी, भूख से बुरा हाल हो रहा है मेरा। सुबह से इंतजार कर रहे हैं, मजीद इंतजार मत करो, खोदो शाबाश। दूसरे ने निशानदेही करते हुए कहा और उकताए हुए लहजे में बोला। ठीक है, मैं खोदता हूं, तुम इधर उधर का चक्कर लगाओ और देखते रहना। ऐसा ना हो कि हम बेखबर रहें और कोई हमें दबोच ले। और हाँ, जब मैं थक जाऊंगा तो मैं तुमको हल्की सी सीटी से जरा इशारा दूंगा। साथ मिलकर काम करेंगे, अकेला मैं नहीं कर सकूंगा। अरे ठीक है, मिलकर काम करेंगे, मैं अकेला नहीं खोद पाऊंगा। ठीक है, तुम वक्त जाया मत करो, दूसरे ने तेजी से कहा और एक तरफ चलने लगा। वो पहले वाले को मदद देना चाहता था ताकि उनका काम भी जल्दी हो जाए और रास में रहे और वो इत्मीनान से अपना काम कर सकें। पहले वाले ने अपना नकाब उतारा तो कुदाल का एक भरपूर वार उस ताज़ा कब्र पर किया और मिट्टी हटाने लगा। न जाने कौन सा इसरार था जिसके लिए वो इस हौलनाक और वहशतनाक कब्रिस्तान में रात के इस पहर आकर एक ताज़ा कब्र को खोद रहे थे। कुदाल की भरपूर ज़रब कब्र पर मौजूद मुर्दे के दरमियान फैली हुई मिट्टी को बतदरीज कम कर रही थी। वो बड़ी तेजी से दोनों बाजू का इस्तेमाल कर रहा था और उसके पसीने छूट रहे थे। सख्त सर्दी में भी उसे गर्मी महसूस हो रही थी। वो निहायत इत्मीनान और तेजी से कब्र खोद रहा था। वो जब थक जाता तो 2 मिनट तक जरा ठहर जाता, फिर दोबारा अपने काम में मसरूफ हो जाता। जब वो कब्र को आधे से ज्यादा खोद चुका तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो थक चुका था। उसने हल्की सी आवाज में सीटी निकाली, यानी सीटी बजाई और कुदाल हाथ में पकड़े कब्र के उस गड्ढे में से बाहर आ गया। नकाबपोश ने दूसरे को इशारा दिया, इसलिए अब दूसरा खुदाई करने के लिए तैयार था। सीटी की आवाज सुनकर वो तेजी से पहले वाले की जानिब आया और उससे कुदाल लेकर तेजी से खुदाई करने लगा ताकि बाकी काम को पूरा कर सके। पहले वाला एक जगह बैठ गया और अपना सांस दुरुस्त करने लगा। साथ में वो एहतियात से इर्द गिर्द का तायराना जायजा ले रहा था, देख रहा था इधर उधर। फिर वो तेजी से उठा और कब्र का मुआयना किया।
कब्र की खुदाई अब तख्तों तक पहुंच चुकी थी। वो निहायत आराम से हाथों की मदद से तख्तों की मिट्टी इधर उधर हटाने लगा। गांव और देहातों वगैरह में कब्र में तख्तों के बजाय पानी पीने वाले घड़े तख्ते या सिल की जगह कब्रों के अंदर रखे जाते हैं, और उस कब्र में भी घड़े ही रखे हुए थे, यानी घड़ों के इर्द गिर्द से मिट्टी साफ करने लगा। ये काम वो खासी तेजी से कर रहा था। फिर उसने कुदाल का एक हल्का सा वार घड़े पर किया। घड़ा आराम से बगैर कोई आवाज पैदा किए टूट गया। उसने निहायत आराम से घड़े की किरचियों को इकट्ठा करके एक तरफ डाल दिया और बकिया घड़ा मैयत से हटाने लगा। इस काम में उसे चंद मिनट और लग गए। मैयत के ऊपर से तमाम रुकावटें हटाने के बाद उसने हल्की सी सीटी की आवाज के साथ अपने साथी को बुलाया और उन दोनों ने बड़े प्यार से मुर्दे को कब्र से निकालकर कब्र के सिराने की जानिब डाल दिया। खुद बाहर आए और फिर तेजी से उन्होंने कब्र की मिट्टी दोबारा कब्र के घड़े में डालकर बराबर कर दी। ये काम उन्होंने इतनी सफाई से किया कि कोई भी ये साबित नहीं कर सकता था कि यह कब्र दोबारा खोदी गई है। हत्ता के मुर्दे को खाने वाला बिच्छू भी धोखे में पड़ जाता और उसकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती। उन्होंने मैयत को तेजी से उठाया और दीवार अबूर करते हुए, निहायत तेजी से मुख्तलिफ गलियां अबूर करते हुए एक कच्चे से पुराने घर में दाखिल हो गए। चार दीवारी का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करने के बाद उन्होंने एक कमरे में लाश रख दी और उस कमरे का दरवाज़ा भी अच्छी तरह से बंद कर दिया। इस सारे वाक़या की किसी को कानो कान भी खबर न हुई थी कि रात के इस पहर कब्रिस्तान से एक ताज़ा मुर्दा रातों रात चुरा लिया गया है, और ये काम निहायत चालाकी और होशियारी से किया गया था। मुर्दे को उस बोसीदा से कमरे में डालने के बाद वो दोनों बेदम से होकर एक टूटी हुई चारपाई पर गिर पड़े और अपनी थकावट दूर करने लगे। जेदे, हाँ बोल, दूसरे ने जवाब दिया। कोई आम आदमी तो ये सोच भी नहीं सकता। हाँ हीरो, मगर मजबूरियां सब करवाती हैं प्यारे। देख ले, इस गांव में हमारी बहुत इज्जत है, सब हमें बहुत शरीफ समझते हैं। अगर पकड़े गए तो क्या होगा? जेदे ने परेशानी का इजहार करते हुए कहा। तो देखा जाएगा यार, तू डर मत। थोड़ी देर बाद वो दोनों नींद की वादी में जा चुके थे। जिस वक्त उनकी आंख दोबारा खुली तो रात खत्म होने को थी। थोड़ी देर बाद उनमें से एक उठा और उसने कमरे के एक संदूक से, जो हालात की सितम ज़रीफी की नजर हो चुका था, उसने कुछ बर्तन और कुछ औजार निकाले और फिर उस लाश का गोश्त करने लगे जैसे कोई मुर्गे का गोश्त काटता है। थोड़ी देर बाद वो एक देगचे में उसको डालकर उस गोश्त को पकाया जाने लगा। आम इंसान को तो ये सोच कर ही उबकाई आ जाती। वो दोनों मुर्दा खोर थे। कुछ ही देर में वो मुर्दे का गोश्त पकाकर खा पी कर चट कर चुके थे। मुर्दे का कफन उतार कर उन्होंने संदूक में संभाल कर रख दिया। सारे देगचे को बोटियों से खाली करने के बाद उन्होंने गंदे कपड़े से कमरे का फर्श साफ करना शुरू कर दिया और पानी के गिलास हलक में उंडेलने के बाद वो दोबारा अपनी चारपाइयों पर लेट गए। जब सोकर उठे तो असर का वक्त हो चुका था। वो उठकर नहाए, कपड़े बदले और फिर गांव में घूमने फिरने निकल गए। वो काफ़ी देर तक गांव में आवारागर्दी करते रहे। जब शाम का अंधेरा फैल गया तो वो वापस आए और अपने बूढ़े और जवान दोस्तों की बैठक में गपशप करने के लिए चले गए। वहां उन्होंने हुक्का और चाय पी और रात गए तक वापस आ गए। उनका असल रूप अभी तक किसी को भी मालूम नहीं था। सब लोग उन्हें बहुत मोअज़्ज़ज़ समझते थे। वो दोनों सगे भाई थे। दोनों जवानी की हदूद से निकलकर बुढ़ापे की राहों में गामजन थे। बड़ा भाई 45 साल का था और छोटा भाई 42 साल का हो चुका था। दो चारपाइयों पर लेट गए और गहरी नींद सो गए। पेट भरा हुआ हो तो इंसान को वैसे ही खूब नींद आने लगती है। जेदा काफी चालाक और कमीना खसलत इंसान था। उसका काम मरने वाले के जनाजे में शरीक होना था और कब्र की निशानदेही करने और मरने वाले के लवाहिकीन से मगरमच्छ के आंसू बहाकर ताज़ियत अफसोस करना और उनसे हमदर्दी करना और थोड़े बहुत पैसे और मुर्दे के साथ आए हुए खुशबू कपड़े वगैरह हासिल करना। नीच और घटिया जहनियत वाला जेदा लोगों को बहुत जल्द अपनी चकनी चुपड़ी बातों से चक्कर में फंसा लेता था, जबकि हीरो का काम बाजार से अमीर लोगों से मुलाकात करने वालों की खबरगिरी करना और दोस्तों को बेवकूफ़ बनाना था। वो दोनों जिस्मानी तौर पर काफ़ी कमज़ोर मालूम होते थे, मगर हराम और शैतानी उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी और उनकी बातों के रवैया से लगता था कि जैसे उन जैसा बेगैरत इस दुनिया में नहीं होगा। इंसानों के बीच में छुपे हुए हैवान थे वो, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुर्दा इंसानों को खाना और मासूम लोगों को लूटना था। कोई भी मुसलमान शख्स तो क्या, इंसान भी ऐसा नहीं करता।
मगर वो जलील यही काम कर रहे थे। मैं ड्यूटी पर था। मेरी ड्यूटी रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक होती है, क्योंकि इस दौरान में ना तो लोगों का रश होता है और ना ही कोई टेंशन। शाम को मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन पर कहा था कि यहाँ किसी दिन आओ, मैंने तुम्हें एक बाबा जी से मिलवाना है, जिनके पास एक बहुत ही हैरानकुन कहानी है। हमने वो कहानी सुनी है। तौबा यार, इंसानों को हैवान बनते हुए देखा है। दोस्त की बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने सोचा कि उसके घर जाकर इस बारे में मालूम करूंगा। कुछ दिन बाद मैं दोस्त के घर चला गया और उससे तफसीली बात की। दोस्त ने कहा, मैं सुबह तुम्हें बाबा जी के पास ले चलूंगा, वो तुम्हें वो कहानी सुनाएंगे जो हमने भी सुनी है, मगर ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। मैं बड़े तजस्सुस में था कि खुदा खबर कैसी कहानी है। मैं पूरी रात इसी तजस्सुस के मारे सो नहीं सका। दूसरे दिन मैं उस बुजुर्ग के पास चला गया और उनके पास सलाम करने के बाद मैंने कहा, बाबा जी, मुझे पता चला कि आपने इंसानों को हैवान बनते हुए देखा है। मेरी बात सुनकर बाबा जी ने कहा, हाँ ऐसा ही है। और फिर मेरे कहने पर उन्होंने कहानी सुनाई कि श्यामपुर के गांव में 2 भाई रहते थे। उनका वालिद काफ़ी अरसा पहले फौत हो गया था। उस वक्त वो जवानी की हदों में आ रहे थे। उनकी बूढ़ी माँ ने उनको पाला पोसा, मुख्तलिफ घरों में काम काज करके, किसी से मांग कर या जिस तरह भी हो सका उनको पाल पोस कर जवान किया और फिर उन दोनों की शादी भी किसी तरह से कर दी। माँ को अपने दोनों बेटों से बड़ी मोहब्बत थी और बेटे भी अपनी माँ पर जान छिड़कते थे। मगर जब उनकी बीवियां आईं तो उन्होंने उनकी माँ को जूती की नोक पर रखा और उस बेचारी बूढ़ी औरत का जीना हराम कर दिया। माँ बेचारी बेटों की खातिर इस ज़ुल्लत की जिंदगी को बर्दाश्त करती रही। दोनों भाई करीबी कस्बे में काम करते थे और शाम को थके हारे घर वापस आते। एक बार उनकी बीवी ने तैश में आकर उनकी माँ को बहुत मारा और हत्ता के लहू लुहान तक कर दिया। दूसरे की बीवी ने भी जेठानी का साथ दिया। माँ ने उसकी शिकायत अपने बेटों से की और उन्हें बताया कि किस तरह उनकी बीवियों ने उसके साथ ये सलूक किया और सारा हिसाब किताब खोल दिया। बेटों ने यह सुनकर गुस्से में आकर बीवियों को बहुत मारा पीटा और उन्हें घर से निकाल दिया। उनकी बीवियां भी ऐसी ही मक्कार थीं। फौरन अपने घरों में जाकर झूठ मूठ की कहानियां सुनाई और अपने घरों वालों के सामने मजलूम बन गई। ये सुनकर दोनों भाई बीवियों की चालाकी पर और गुस्से में आ गए। भाइयों ने तो उन दोनों पर हल्ला बोल दिया और उनकी वो ठुकाई की कि बस पूछो मत। बीवियों के बाप भाई भी कूद पड़े। माँ अपने लखते जिगरों को छुड़ाने आई तो उसकी समंदर ने उसका वो हाल किया कि बस खुदा की बना। दोनों भाइयों बेचारों का घर खराब हो गया। तो मतलब ये कि बीवियां रूठ कर मैके चली गईं। मनाने की लाख कोशिश की मगर बेसूद। कुछ अरसा कोशिशें जारी रहीं मगर कुछ भी ना हुआ। ना वो खुद आई और ना ही कोई उनको मनाने के लिए आया। कुछ अरसा बाद उनकी माँ छोड़कर उनको हमेशा के लिए चली गई, यानी बेचारी मर गई, फौत हो गई। अजीज़ो अकारिब से तो उनकी बनती नहीं थी। बस बेचारे इस दुनिया में अकेले रह गए, इसलिए घर में वो खुद कुछ पका भी नहीं सकते थे। शुरू शुरू में तो बेचारे होटलों से पैसों की लेकर रोटी खाते रहे। घर के काम काज भी खुद ही करते रहे। 1-2 बार अपनी बीवियों को मनाने के लिए उनके पास गए मगर बीवियों ने साफ इनकार कर दिया। वो अपनी मार अपनी ठुकाई नहीं भूली थी। आहिस्ता आहिस्ता उन बेचारों के बुरे हालात शुरू हो गए। उनकी जिंदगी की गाड़ी चलने लगी, काम काज करने लगे और जिंदगी गुजारने लगे। एक बार ऐसा हुआ कि हीरो सख्त बीमार हो गया और उसके इलाज पर काफ़ी रुपया उठ गया। वो ठीक तो हो गया मगर जो कुछ भी था वो उसके इलाज पर लग गया। कुछ पास होता तो खाते पीते। बहरहाल मुश्किल से गुजारा होने लगा और नौबत फाकों तक आ पहुंची। कुछ अरसा तो मोहल्ले वाले तरस खाकर उनको रोटी और सालन देते रहे। फिर पेट भरकर ना खाने की वजह से उन बेचारों की जिस्मानी हालत भी ख़राब होने लगी। यूं आहिस्ता आहिस्ता उनके मिलने जुलने वाले और दोस्त अहबाबों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। जो रोटी मिलती थी वो भी बेचारों की बंद हो गई। घर में फाके होने लगे। घर का जो सामान था वो भी बेचकर कुछ कर्ज में अदा किया और कुछ लेकर माल मता रोटी वगैरह खा ली। अब कुछ भी नहीं था कि वो बेच देते। कमज़ोरी और फाकों की वजह से काम उनसे होता नहीं था। कई कई दिन उनको सिवाय पानी के कुछ भी नहीं मिलता था। भूख से बेचारों का बुरा हाल था। जेदा भूख मिटाने के लिए बाहर गया कि शायद कोई उसको तरस खाकर खाने के लिए कुछ दे दे, मगर किसी ने एक पाई भी न दी। सब कहते कि हट्टे कट्टे हो, जाकर मेहनत करो। शाम तक बेचारा घूमता रहा मगर कुछ न मिला। थक हार कर शाम को वापस आ गया। पेट की भूख इंसान को दरिंदा बना देती है। रास्ते में गांव के चौक में एक जलेबियों की दुकान देखकर घुस गया
और जलेबियां उठाकर खाने लगा। दुकानदार उसे चोर समझकर मारने के लिए दौड़ा और वो बेचारा भूखा वहां से दौड़ पड़ा। कोई जलेबी हाथ ना आई, जो हाथ आई थी वो भी फेंकनी पड़ गई। वापस घर आने लगा तो रास्ते में एक सड़क पर मरा हुआ कुत्ता मिला, जो शायद किसी ट्रक के नीचे आकर मर गया था और उस बेचारे का जिस्म 2 हिस्सों में बट गया था और उसके अंदर के अज़ा दिखाई दे रहे थे और सख्त बदबू आ रही थी। गोश्त देखकर उस बेचारे की भूख और चमक गई और भूख के मारे उससे रहा न गया। उसने इधर उधर देखा और लोगों की नजरें बचाकर उसने मुर्दा कुत्ते को बगल में उठाकर छुपाया और घर ले आया। फिर उसे घर में लाकर कढ़ाई में डाला और चूल्हे में आग जलाई और पानी भी उसमें डाला। हीरो बेचारा भूख से बेहोश हो चुका था और खाना मांग रहा था। उसने तेजी से कुत्ते का गोश्त का टुकड़ा जो उसने पका लिया था कढ़ाई में डालकर उसने उसे भून लिया था, वो उसके मुंह में डाला और आहिस्ता आहिस्ता खाने लगा। गोश्त खाने से उसके अंदर हिम्मत पैदा हुई और अब उसने मजीद गोश्त अपने भाई से मांगा। भाई ने उसे थोड़ा सब्र करने को कहा, मगर वो ना माना। मानता भी कैसे, बेचारा 3 दिन से भूखा जो था, भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। वो तेजी से उठा, कढ़ाई को उतारा और उसमें मौजूद गोश्त हाथों की मदद से उठा कर खाने लगा। वो इस गोश्त को ऐसे खा रहे थे जैसे वो कुत्ते का गोश्त ना हो बल्कि बकरे का गोश्त हो। पेट भर गया तो दोनों मुतमईन हो गए। ये उनकी शुरुआत थी और फिर वो दरिंदे बन गए। मरे हुए या जिंदा कुत्ते या मुर्गी, जो भी जानदार उनको हाथ आता वो पकड़कर उसको खाने लगते और अपनी भूख मिटाने लगे। कुछ अरसा तो यूं ही गुजर गया। उनका पेट हर रोज भरने लगा, मगर कुछ ही अरसे बाद ये सिलसिला रुक गया, क्योंकि उस गांव में जितने भी आवारा कुत्ते या बिल्लियां थे वो सब के सब उनके पेट में पहुंच चुके थे। जब ये सारे काम हो गए तो फिर से फाके होने लगे और इस दौरान उनके गांव का एक नौजवान लड़का जिसका नाम इमरान था, वो बेचारा फौत हो गया तो वो उसके जनाजे में शरीक थे। 27 साला इमरान के साथ उनकी बहुत दोस्ती थी। इमरान बेचारा उनकी रोज कुछ ना कुछ मदद करता रहता था। अब वो भी आसरा चला गया था। शाम को उस बेचारे की मैयत को दफना दिया गया तो वो दफनाते वक्त कब्र के पास ही मौजूद थे। इमरान के मरने का दुख सबसे ज्यादा उन दोनों भाइयों को था। वो बहुत रोए। बहरहाल जब सारे वापस आने लगे तो उनको भी साथ ले आए और उनको खाना दिया। काफी दिनों बाद उन्होंने इंसानों का खाना खाया, यानी रोटी और सालन। एक बार तो रोटी देखकर भाइयों के आंसू जारी हो गए, क्योंकि काफी अरसे से वो जानवरों के हराम गोश्त खा रहे थे और अब उनकी आदत बन चुकी थी। जब रोटी खाने लगे तो नान और रोटी ने उनको मजा न दिया, बल्कि उनको रोटी खाकर तो क्या आने लगी। रोटी उनका मैदा कबूल कर ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रोटी या नान उनके लिए एक अजनबी चीज हो। उन्होंने बहुत कोशिश की मगर वो दोनों ना खा सके। वो इंसान होकर भी इंसानी खुराक नहीं खा सकते थे। वो वहां से निकलकर कब्रिस्तान में आ गए कि शायद वहां कोई कुत्ता या बिल्ली मिल जाए। उन्होंने सारे कब्रिस्तान का चप्पा चप्पा छान मारा, कुछ ना मिला। भूख से उनका बुरा हाल हो रहा था, अब तो चलना भी दोबर हो गया था। उसी वक्त वो अपने मरने वाले दोस्त इमरान की कब्र पर आकर बैठ गए। जो वक्त गुजर रहा था उनकी भूख की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। खाने को कुछ भी नहीं मिला था कि वो खा लेते, इतनी सकत भी नहीं थी कि घर चले जाते। मजीद घूमने फिरने से वो कासिर थे, क्योंकि जिस्म में जान नहीं थी। सोच सोच कर बेचारे पागल होने लगे कि खाना कहां से ढूंढा जाए, मगर अकल में कुछ नहीं आ रहा था। मजबूरन अपने हाथों को काटने लगे। जेदे ने अपने बाजू पर काटा तो दांत जिल्द को चीरते हुए अंदर घुस गए और खून उनके मुंह पर लगा तो खून का जायका अच्छा लगा, तो उसने निकलने वाला सारा खून चूस लिया और जुबान फेरी। दिमाग कुछ काम किया तो उसके गंदे जहन में एक मंसूबा आ गया। उसने इमरान की कब्र खोदनी शुरू कर दी। उसका भाई उसका हाथ बटाने लगा। इमरान की कब्र खोदकर उन्होंने लाश को बाहर निकाला और साइड पर रखकर उसकी कब्र को बंद किया। इस काम में उनको काफी वक्त लग गया था और हलक प्यास से सूख कर कांटा हो चुका था। जैसे तैसे उन्होंने कब्र को बंद किया और इमरान को उठाकर घर ले आए। उसे काटा और उसके गोश्त की बोटियां बनाई और उन्हें पकाकर वो खा गए। अब उन्हें खाने का और एक नया जरिया मिल गया था। आवारा कुत्ते और बिल्लियों से जान छूट गई। जो पैसे जमा हो गए थे उनसे उन्होंने छुरियां और टोके कुदाले वगैरह खरीद ली। जो बच गए उन पैसों से नमक और मिर्च, चीनी और कुछ कपड़े खरीद लिए। इस तरह 2 साल उन्होंने गुजार लिए। तमाम मरने वाले कब्रिस्तान के मुर्दे रातों को गायब हो जाते। मुर्दे की हड्डियां वो सहन में दबा देते थे। मुर्दे का कफन वो लालची दुकानदारों को सस्ते दामों बेच दिया करते थे।
वक्त गुजरता रहा और 2 साल उन्होंने इसी तरह काट दिए। मरने वाले तमाम मुर्दे रात को कब्रिस्तान से गायब हो जाते, मगर किसी को मालूम नहीं था, और उनका गोश्त दोनों भाई मिलकर खा जाते। मुर्दे की हड्डियां वो सहन में दबा देते और कफन दुकानदारों के हाथों सस्ते दामों बेच देते। इंसानों के भेस में ये दरिंदे निहायत चालाकी से काम कर रहे थे। किसी को कानो कान खबर तक न हुई थी कि उनके गांव में क्या घिनौना खेल खेला जा रहा है। इंसानी ग़िज़ा से उनका कुछ भी लेना देना नहीं था। वो उस ग़िज़ा के जानिब आंख उठाकर भी नहीं देखते थे, यानी वो खुराक जो इंसान खाते हैं, रोटी सालन वगैरह। उनका कहना था कि कुत्ते और इंसान का गोश्त बहुत ही लजीज होता है, उनको इतना मज़ा देता है कि वो हलाल जानवरों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। किस्मत ने उनका साथ दिया और वो बराबर अपने काम में मसरूफ़ रहे और किसी को कानो कान खबर तक न हुई। एक बार वो मुर्दे को उठाकर घर ले आए। उसका गोश्त खाने के बाद वो सो गए। मोहल्ले वालों में से एक बच्चा तक भी उनके घर नहीं आता था, क्योंकि मोहल्ले में उनके किसी के साथ कोई बातचीत नहीं थी। बस चंद मखसूस लोगों से शाम के वक्त मिलते थे। घर में इतनी गंदगी होती थी कि उनके घर कोई आता ही नहीं था, इसलिए वो मुर्दे को बेफिक्री से चारपाई पर डाल देते, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी ने आना तो है नहीं। उनके घर कौन आएगा, कौन देखेगा। मुर्दे के ऊपर कुछ कपड़े वगैरह डाल देते और फिर बेफिक्र हो जाते। सुबह उनके घर एक पड़ोसियों का कुत्ता गोश्त की बू सूंघ कर आया तो उनकी नजर पड़ गई। कुत्ते को देखकर उन दोनों भाइयों के मुंह में पानी आ गया। मोटा ताज़ा कुत्ता उनके सामने था, जिसमें गोश्त की काफ़ी मिकदार थी। वो मुर्दे को छोड़कर कुत्ते की तरफ भागे। कुत्ता भागकर गली में चला गया। दोनों एहतियात से उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। कुत्ता मुख्तलिफ गलियां पार करता गया, वो भी भागते भागते उसके पीछे दौड़े। कुत्ता काफ़ी दूर निकल आया। कुत्ता कब्रिस्तान में आ निकला। उसके मुंह से पसीना पानी की तरह बहता था, मगर वो अपने पीछे पड़े इंसानों के हाथ में नहीं आना चाहता था। मगर भाग भाग कर उस बेचारे की हिम्मत जवाब दे गई थी और कब्रिस्तान में एक जगह वो थकन से निढाल होकर गिर पड़ा और लंबे लंबे सांस लेता अपना सांस दुरुस्त करने लगा। उस बेचारे ने अपने आप को इन इंसानों के रहमो करम पर छोड़ दिया था और सोचने लगा कि देखें वो इसके साथ क्या करते हैं। जेदे और हीरो ने उसे गिरता हुआ देखा तो तेजी से आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और उस कुत्ते की गर्दन मरोड़ दी। उन दोनों को कुत्ते के फूले हुए सांस की भी जरा बराबर परवाह नहीं थी। कुत्ते को देखकर तो उनकी सारी थकावट दूर हो गई थी। अब ख्याल में उसके गोश्त खाने का तस्वुर करने लगे। कुत्ता बेचारा बगैर आवाज़ पैदा किए मर गया। उन दोनों ने उसे एक जगह पर रख दिया और निशानी लगा दी, ताकि रात को उसे उठाने में जब आए तो उन्हें उसे ढूंढने में कोई दिक्कत पेश ना आए। पड़ोसन उनकी जो कुत्ते की मालकिन थी, जिसने कुत्ते को उनके घर दाखिल होते हुए देखा था, वो कुत्ते को पकड़कर घर लाने के लिए उनके घर आई। काफ़ी अरसा बाद वो इन दोनों भाइयों के घर में दाखिल हुई थी तो उसे बड़ी अजीब सी बात महसूस हुई और उसे डर सा लगा। उसे ऐसा लगा जैसे इस घर में इंसान नहीं बल्कि जिन भूत रहते हैं। जगह जगह जाले, अजीब सी बदबू, उजड़ा हुआ घर, कोई शय किधर पड़ी है और कोई शय किधर। अजीब भूखे नंगे भिखारियों जैसा माहौल था। ताफुन ज़दा माहौल देकर 35 साला उनकी हमसाई इशरत को उबकाई सी आ गई। आवाज़ देने लगी, अरे कोई है घर पर। उसने कई मर्तबा अपनी बात दोहराई, मगर उसे घर के अंदर से कोई जवाब न मिला। चलते चलते वो अंदर कमरे में दाखिल हो गई। कमरे में गई तो उसने देखा कि कमरे में एक कढ़ाई में गोश्त पक रहा था और वहाँ भी बड़ी तेज़ बदबू फैली हुई थी। उस बेचारी का तो रुकना मुहाल हो गया। वो कमरे से बाहर निकली तो उसी वक्त उसकी नज़र बाएं तरफ पड़ी हुई एक चारपाई पर पड़ी, जिस पर कोई पड़ा हुआ था और उसके ऊपर सफ़ेद रंग की चादर पड़ी हुई थी। ये देखकर वो खौफजदा हो गई और बड़ी तेज़ी से भागकर अपने घर जाकर उसने अपने भाई को सारा वाक़या बताया। उसका भाई तेज़ी से उनके घर आया और उसने कमरे में पड़े वजूद को देखा तो उसे भी खौफ महसूस हुआ। उसने उसके साथ मिलकर चादर हटाई और जब उसका चेहरा देखा तो उनकी सिट्टी गुम हो गई। सामने चारपाई पर पड़ी हुई लाश उनके एक रिश्तेदार रेहान की थी, जिसे वो चंद दिन पहले दफना कर आए थे। वो मनो मट्टी तले उसे खुद दबा कर आए थे और उसका कुल भी हो चुका था, मगर ये यहाँ कैसे आया? इशरत ने पूरी चादर हटाई तो एक बार फिर उन पर खौफ का गलबा छा गया। दहशत से उनके जिस्म कांपने लगे और उनका लहू उनकी रगों में मुंजमद होने लगा। उस बेचारे की दोनों टांगें कटी हुई थी। पास एक बड़ा सा टोका पड़ा हुआ था। दोनों टांगें किसी तेज धार आले से काटी गई थी और कढ़ाई में पकने वाला गोश्त भी उसी लाश यानी रेहान का था। सारी कहानी उन दोनों की समझ में आ गई।
भाई तो खैर खुद पर काबू पा गया, मगर उस लड़की, उस औरत इशरत से ये सब बर्दाश्त ना हुआ और उसकी गूंजदार चीखों ने पूरे मोहल्ले को अपनी जानिब मतवज्जो कर लिया और तमाम लोग थोड़ी ही देर में इकट्ठे हो गए। इशरत ने डरते डरते सारा वाकया कस्बे वालों को कह सुनाया। किसी को यकीन ही नहीं आया, मगर जब उन्होंने अपनी आंखों से खुद रेहान की लाश वहां पड़े हुए देखी तो उन्हें यकीन आ गया। इतने होलनाक तरीके से उस बेचारे को मारकर लहूलुहान कर दिया गया था। थोड़ी ही देर में पूरे गांव में खबर आग की तरह फैल गई और फिर किसी ने पुलिस को इतला दे दी। पुलिस ने उस लाश को अपने कब्जे में कर लिया। फिर सारे सामान की, सारे कमरों की तलाशी ली गई। सब कुछ बरामद कर लिया गया। कमरों की खुदाई करवाई गई। वहां से कुछ हड्डियां बरामद हुई, जिनमें कुछ इंसानी और कुछ कुत्तों और बिल्लियों की थी। लोगों ने उन दोनों भाइयों को तलाश करना शुरू कर दिया। वो कब्रिस्तान गए हुए थे, वहां से वापस आ रहे थे। गांव वालों ने उन्हें देखा तो उन्हें पकड़ लिया और पुलिस के हवाले करने से पहले उनकी खूब दुर्गत बनाई, उन्हें मारा पीटा। रेहान के घर वालों को जब पता चला तो उन बेचारों का तो सदमे से बुरा हाल था, तो वो तो उसकी लाश देखकर जोरदार तरीके से रो रहे थे। दोनों भाइयों ने मार खाने के बाद तमाम कहानी कह सुनाई। तमाम लोग उनकी कहानी सुनकर कानों को हाथ लगा लगा कर तौबा तौबा करने लगे। वो इंसानों के दरमियान रहते हुए बिलाखिर दरिंदे अपने अंजाम को पहुंच गए। आज भी लोग उनकी कहानी को याद करके कांपने लगते हैं। मैं बुजुर्ग से ये कहानी सुनकर हैरान रह गया कि दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। क्या ऐसे लोग इंसान कहलाने के काबिल हैं? शाम नगर दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, लेकिन वो इंसान थे। इंसानों के रूप में, इंसानों में रहते हुए भी वो इंसान नहीं थे, बल्कि दरिंदे थे। खुदा सबके हाल पर रहम करे और किसी को भूख में इतना मजबूर न कर दे कि वो गैर इंसानी हरकतों पर उतर आए।